हेलो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग यूपी टेट मैथ से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे हैं और आज ये जो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 5 वाला वीडियो रहेगा। इसके पहले आप सभी ने देखा था एचसीएफ का एक बेसिक क्लास थी जो पार्ट 4 के अंतर्गत था, जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ के कुछ बेसिक जानकारी को पढ़ा था और साथ में एचसीएफ से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखा था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ मिक्स्ड प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों जो मिक्स्ड क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। सो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो वो प्रश्न क्या है देखते हैं। किसी दो संख्या का योग 36 है। किसी दो संख्या का योग 36 है। यदि उन संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 3 व 105 है, 3 व 105 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये आपका प्रश्न है। ये आपका दोस्तों प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित है। एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूं और समझने की कोशिश आप सभी लोग करिएगा। किसी दो संख्या का योग 36 है। कोई दो संख्या है दोस्तों और उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 36 है। यदि उन संख्याओं का जो मासा व लासा है वो क्रमशः 3 व 105 है, मतलब कि मासा 3 है और लासा 105 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये प्रश्न में कहा जा रहा है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों किसी दो संख्या का योग 36 है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, माना वह संख्या x व y है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दो संख्या को मानना है, क्योंकि हमें यहाँ पर संख्या के बारे में नहीं दिया गया है, कोई भी जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया है कि कोई दो संख्या है और उन दोनों संख्याओं का योग 36 है और मासा और लासा जो है 3 व 105 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानेंगे, माना वह संख्या x व y है। आप a b c d कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर मान कर के चलते हैं कि x और y है, माना वह संख्या x और y है। तब क्या होगा, अब इस प्रश्न के हिसाब से हम सारा कुछ डेटा रखने वाले हैं। किसी दो संख्या, अब दो संख्या x व y है, अब इनका योग 36 है, तो यहाँ पर हम x प्लस y इज इक्वल टू 36 रख सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का योग 36 होना चाहिए, तो यहाँ पर 36 है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि उन संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 3 व 105 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। अब जरा बताइए, दो संख्या मैंने क्या माना, एक x और दूसरा y। अब आप
पहला वाला, अगर आप दूसरा वाला जो सूत्र पर आधारित वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो उसमें मैंने सूत्र पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को देखा था। अब उस सूत्र को आपको यहां पर रखना होगा। उस सूत्र को आप जरूर याद रखे होंगे। उस सूत्र को अगर आपको होगा वो सूत्र, तो वो सूत्र किस प्रकार से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो वही चीज यहां पर रखना है। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहां पर लिख देना है तब पहली संख्या व दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब पहली संख्या मैंने यहां पर क्या माना है, x, तो यहां पर x रख देना है। दूसरी संख्या क्या माना गया है, y रख देना है। अब मासा क्या मान रखा गया है, 3, और लासा का मान क्या है, 105। तो अब यहां पर क्या आया, या x y बराबर, अब इन दोनों का गुणा कर देना है। 3 पचे के 15, 3 0 0 1 और 3 एकम 3, 315। यहां पर x और y का मान क्या निकल के आया दोस्तों, x और y का मान निकल के आया 315। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आगे क्या करना है दोस्तों, अब आगे क्या करना है समझते हैं। अब यहां तक तो बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या कहा जा रहा है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है संख्याओं का अपोजिट। जैसे व्युत्क्रम का मतलब, जैसे 4 है तो 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर कोई संख्या 4 है, 5 है, 6 है, कोई सभी संख्या है, तो अगर उसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो उसको हम मतलब कि अपोजिट कर देंगे। जैसे हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, तो अब जब इसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है वो संख्या चली जाएगी। तो इस 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। अब यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। जरा बताइए, संख्या क्या माना गया है, x और y। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम व योग, मतलब जो संख्या माना गया है उन संख्याओं का व्युत्क्रम और प्लस जो है उसका योग। तो अब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। जरा बताइए, यही होगा 1/x प्लस, अब ये 1/x व्युत्क्रम है, 1/y व्युत्क्रम है। अब इनका योग हो जाएगा। अब जब योग करेंगे तो इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर y आएगा और प्लस x यहाँ पर आएगा, और बटे में x और y का गुणा होगा तो x y आ जाएगा। तो ये संख्या निकल के यहाँ पर आ गया। क्या आया है, ये इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। अब दोस्तों इस संख्या पर हमें पूरे डेटा को अप्लाई करना है। अब पूरे डेटा का कहने का मतलब ये है कि समीकरण मैंने यहाँ पर एक x + y = 36 को माना है और x y = 315 इक्वेशन नंबर सेकेंड को माना है। इसी पर अब रखना है। अब यहाँ पर यही चीज़ रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो व्युत्क्रमों का योग है वो क्या है, x + y बटे xy। अब इसको हल कर देना है। अब जब x + y कितना है दोस्तों, x + y आपका 36 है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 36 रख देंगे। x y का मान क्या दिया गया, 315, तो यहाँ पर 315 रख देंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग है x + y = कितना हो जाएगा, 36। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक स्टेप के अकॉर्डिंग जो है ये सवाल आप
ऐसे देख रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा, इतना समझने में, ये सारा कुछ इसमें लगने वाला है। बट अगर आपको एग्जाम में हल करना है, एग्जाम में आपको अगर इसको करना है तो दो तरीका होता है जो सरल होता है दोस्तों। एक तरीका जो है आपका वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे, और दूसरा इसमें हम कुछ ट्रिक को अपनाएंगे। अब ट्रिक कैसे होगा आप समझते हैं। ये तो आंसर इसका आ ही गया। अब ट्रिक इसमें क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, जब इस प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग कोई संख्या है और उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी कुछ दिया गया है, तो आप सीधा सा एक काम करा करिए, एक सीधा सा काम किया करें कि जो योग है, जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा, ये आप फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 है, तो यहाँ पर 36 रख दीजिए। उसके बाद लासा गुणे मासा कितना है दोस्तों, लासा गुणे मासा मतलब 3 गुणे 105, 3 गुणे 105 इज इक्वल टू 36 बटे 315। ये आपका कम समय में आसानी से आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी को ये दोनों तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। दोस्तों एक प्रश्न आप सभी के सामने, 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 घाते 2 गुणे 1, 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 घाते 2 गुणे 11 व 2 गुणे 3 घाते 3 गुणे 5 घाते 4 का लासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे, तो अगर जब आपको घातांकों वाली संख्या का लासा निकालना हो तो आप सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि अधिकतम, ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, अधिकतम इस प्रकार के सवालों के लिए आपको सहायता मिलेगी। अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का लासा होता है, उन संख्याओं का लासा होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लीजिएगा। अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का लासा होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में हमें एक चीज देखना है कि संख्याएं कॉमन कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, 2 और 2, तो अब इन तीनों संख्याओं में अधिकतम कौन सी ऐसी 2 वाली संख्या है जिसके ऊपर अधिकतम जो है घात लगी हुई है। 2 घाते 3 है, 2 घाते 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ना तो हमें 2 घाते 3 लेना है, ना तो हमें 2 लेना है, हमें अधिकतम घात वाली संख्या को लेनी है। तो यहाँ पर हम तीनों में कॉमन संख्या 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पहली संख्या क्या ले लेते हैं, 2, 2 घाते 4 गुणे। अब फिर हम देखने वाले हैं तीनों में और कौन सी संख्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3, 3 और 3। अब यहाँ पर 3, 3 तीनों में है, लेकिन अधिकतम घातांक वाली कौन सी संख्या है जो जिसके ऊपर जो है 3 अधिक है, मतलब कि 3 के ऊपर जो अधिक घातांक वाली संख्या है। जैसे यहाँ पर 3 अकेले है, 3 घाते 2 है, 3 घाते 3, तो इसका मतलब हमें यहाँ की जो संख्या 3 घाते 3 है इसको लेनी है, 3 घाते 3 ले लिया। उसके बाद फिर से हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। 5 घाते 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 घाते 4।
अब 5 घाते 2 5, इससे बड़ी जो है 5 घाते 4 वाली संख्या है, तो यहाँ पर हम 5 घाते 4 वाली संख्या ले लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कॉमन कौन सी संख्या है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। 1 में किसी से अगर हम गुणा भी करते हैं तो कोई विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं। अब जो संख्या कॉमन नहीं है, जो संख्या कॉमन नहीं है, उन संख्याओं को भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे अब इसमें जो भी संख्या कॉमन थी उसको हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं 7 घाते 2 है, 7 घाते 2 है, और उसके बाद 11 भी है। तो यहाँ पर 7 घाते 2 को भी ले लेते हैं और उसके बाद 11 को भी ले लेते हैं, और साथ में यहाँ पर जो 1 है, इस 1 को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो घातांक वाली संख्या वो 2 घाते 4 है, उसके बाद 3 वाले में 3 घाते 3 है, उसके बाद जो है 5 घाते 4 है, उसके बाद 7 घाते 2 है, फिर 11 और फिर 1। ये संख्या हो जाएगी इन सारी संख्याओं का लासा। अब अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का लासा होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे तो आपका जो गुणनफल निकलेगा वो सबसे अधिक होगा, तो वही जो है उन संख्याओं का लासा हो जाएगा। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसमें ये देखा करिए कि संख्याएं कौन कौन सी कॉमन है, और उन संख्याओं में, उन कॉमन संख्याओं में सबसे अधिकतम घात वाली कौन सी संख्या है। तो सबसे अधिकतम घात वाली हमें उन कॉमन संख्याओं में उठा करके रखनी है। उसके बाद जो कॉमन संख्या नहीं है उसको भी हमें यहाँ पर रखना है। जैसे यहाँ पर 2 तीनों में था तो अधिकतम 2 घात वाली जो संख्या है उसको ले लिया, 3 तीनों में था, अधिकतम घात वाली संख्या 3 वाला उठा के रख लिया गया, 5 तीनों में था, अधिकतम घात वाली संख्या को 5 वाले में रख दिया, 7 किसी में नहीं था, एक जगह पे था, इसको ले लिया, 11 किसी में नहीं था, एक जगह पे था, 11 को ले लिया, एक ही जगह था, 1 को ले लिया। मतलब कि कॉमन जो है उसको भी तो लेना है, लेकिन कॉमन वाले में अधिकतम घात वाली संख्या को लेनी, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें लेना है। तो ये संख्या इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा। ये संख्या इन संख्याओं का लासा हो जाएगा। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का, 3 सम संख्याओं का, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का लासा व मासा क्या होगा, लासा व मासा क्या होगा। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का लासा व मासा क्या होगा। अब इस प्रश्न का हम लोग हल देखते हैं। प्रथम क्रमागत, अब प्रथम क्रमागत 3 सम, क्रमागत का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस। तो प्रथम 3 सम क्रमागत संख्या। अब संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए क्या, सम, और साथ में क्या होनी चाहिए, क्रमागत। तो हम उन संख्याओं को कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं दोस्तों, जैसे 2 4 6, 3 संख्या को मानना है, 2 4 6, मतलब ये क्रमागत है। 2 के बाद जो सम संख्या होनी चाहिए वो 4 के बाद जो 6, तो ये क्रमागत है। तो अब यही संख्या हम मान के चलते हैं। तो 2 4 6 का मतलब कि हमें क्या निकालना है, लासा और मासा। तो 2 4 6 का लासा, 2 4 6 का लासा बराबर, अब लासा निकालने का आप तरीका जानते हैं।
सबसे बड़ी संख्या को टेबल में पढ़ना है और ऐसा टेबल पढ़ना है कि दी हुई अन्य संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 6 को 2 काट सकता है, 4 नहीं, इसका मतलब 6 जो है इन तीनों संख्याओं का लासा नहीं होगा। 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, 6 से 12 भी कट रहा है, 4 से भी 12 कट रहा है और 2 से भी 12 कट रहा है। इस प्रकार जो है 2 4 6 का जो लासा होगा वो 12 होगा। अब 2 4 6 का मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? 2 4 6 का मासा क्या होगा? अब मासा भी करने की विधि हम लोग जानते हैं। आप चाहे अंतर निकाल करके कर सकते हैं, चाहे भाग विधि से कर सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड विधि के द्वारा मासा निकाल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आसान जो लगेगा वो लगेगा अंतर वाला। जैसे 2 और 4 का अंतर 2 होगा, 4 और 6 का अंतर 2 होगा। इस प्रकार जो है 2 4 6 का जो मासा होगा वो 2 होगा। तो यही इस प्रश्न का जो है यही आंसर होगा। 2 4 6 का लासा 12, ये भी एक आंसर है, मतलब दोनों चीज़ पूछा गया, लासा और मासा। 2 4 6 का मासा 2 होगा, ये भी एक आंसर है, मतलब कि 12 और 2। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो 5 10 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज व सबसे बड़ा सार्वगुणन खंड का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, 35 है। प्रश्न क्या है? 5 10 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा? दोस्तों, इस सार्वगुणज का मतलब होगा एलसीएम, और इस सार्वगुणनखंड का मतलब हो जाएगा एचसीएफ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे छोटा की बात हो रही है, मतलब कि एलसीएम होगा। बड़ा की बात हो रही है, मतलब कि एचसीएफ होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि 5 10 35 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, उसके बाद 5 10 35 का एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों का अंतर निकाल दीजिए, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं इन सारी संख्याओं का। तो 5 10 35 का एलसीएम बराबर, तो 5 10 35 का एलसीएम क्या होगा? 35 5 से कटेगा बट 10 से नहीं कटेगा। 35 दूनी की 70, 70 10 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 5 10 35 का एलसीएम 70 होगा। अब 5 10 35 का एचसीएफ क्या होगा? 5 10 35 का एचसीएफ क्या होगा? तो 5 10 35 का 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 5 सत्ते 35। इसका मतलब 5 स्वयं से कट रहा है, 5 जो है 10 को भी काट रहा है, 5 जो है 35 को भी काट रहा है। इसका मतलब जो छोटी संख्या है जो तीनों को काट रही है वो संख्या 5 होगी। तो यहाँ पर 5 10 35 का एचसीएफ 5 होगा। तो इसका मतलब 5 10 35 का एलसीएम 70 निकल के आया, 5 10 35 का एचसीएफ 5 निकल के आया। अब दोनों का अंतर करना है, दोनों का अंतर 70 माइनस 5 बराबर 65। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि दो संख्याओं का लासा
48 है, यदि दो संख्याओं का लासा 48 है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। ये दोस्तों प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं का लासा 48 है और उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल होता है, इस प्रकार के सवालों को आसानी पूर्वक हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को। ये जो संख्याएं कभी कभी आप देखते हैं, संख्याओं को अनुपात में दे दिया जाता है, संख्याओं को कभी कभी अनुपात में, रेशियो में दे दिया जाता है। दोस्तों जो संख्या अनुपात में दी जाती है, आप देखते हैं कभी कभी संख्याओं को जब अनुपात में दिया जाता है, रेशियो में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 2:3 है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो संख्या आपको अनुपात में दी जाती है, हमेशा याद रखिएगा वो जो संख्या रेशियो में होती है ना, वो संख्या या तो अभाज्य होती है, या तो एक सहभाज्य की पेयर होती होगी, या तो वो जो रेशियो वाला जो नंबर होगा, रेशियो वाला जो संख्या होगा, या तो वो एक दूसरे में अभाज्य होगी, दोनों या दो से अधिक जो भी संख्या होगी वो संख्या या तो अभाज्य होगी या तो सहअभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पर 2:3 रेशियो में दिया गया है, तो ये संख्या आप देख रहे हैं 2 भी एक अभाज्य है और 3 भी एक अभाज्य है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी किसी भी सवाल में आपको कोई एक रेशियो में कुछ डेटा दिया जाए, अगर कोई डेटा रेशियो में दिया जाए, तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, वो डेटा जो है हमेशा या तो अभाज्य में होगी, या तो अगर उसका पेयर होगा तो वो सहअभाज्य में होगी। जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए 1:9, ये 1:9 जो है आपका सहअभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर 9 को हम काट सकते हैं, 9 कट सकता है, भाज्य है, लेकिन अब चूंकि 1:9 है तो ये आपका एक दूसरे के साथ में पेयर में, तो ये आपका सहभाज्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी डेटा अगर रेशियो में है, या तो वो डेटा अभाज्य होंगी, एक एक डिजिट अभाज्य में होगी, या तो उसका पेयर सहभाज्य में होगी। अब यहाँ पर संख्या दी गई है, यदि दो संख्याओं का लासा 48 है और उन संख्याओं का रेशियो अनुपात 2:3 है, तो आप देख रहे हैं 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, रेशियो में है, अभाज्य है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएम में नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, उनका गुणनफल होता है।
मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उन अभाज्य संख्याओं का हम एक दूसरे में जब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उन संख्याओं का लासा होगा। और अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का, अगर वो अभाज्य संख्या और अगर उनका HCF पूछा जाए तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF अर्थात मासा सदैव 1 होता है। इस चीज़ को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 3 है, ये चूंकि किस में है, रेशियो में है और अभाज्य संख्या है। तो अब जो है हमें यदि दो संख्याओं का लासा 48 है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो अब आप जानते हैं 2:3 है। अब अगर हम रेशियो वाले डेटा को लें, अगर हम रेशियो वाले डेटा को लें तो आप बताइए 2 × 3 जब हम करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर रेशियो वाले डेटा का हम लासा निकालना चाहें तो लासा क्या निकल के आएगा, ये 6 निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, रेशियो वाले डेटा का जो लासा निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में 2:3 है। चूँकि ये अभाज्य है तो अब इनका गुणनफल ही तो ये लासा होगा, इनका इन संख्याओं का गुणनफल ही तो लासा होगा। तो इस प्रकार इस रेशियो का लासा क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। और सवाल में जो वास्तविक लासा दिया गया है, जो वास्तविक लासा दिया गया वो क्या है, 48 है। तो आप जरा बताइए ये 6 जो है क्या 48 के बराबर है? बिल्कुल है, ये 6 जो है 48 के बराबर हुआ, क्योंकि ये रेशियो में है और ये वास्तविक है तो एक दूसरे के बराबर हुए। तो यहाँ पर 6 बराबर 48, तो 1 बराबर क्या होगा, 48/6। तो 6 अट्ठे के 48, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर जो है 8 होगा। 1 बराबर क्या होगा, 8 होगा। अब कहा जा रहा है कि तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब जरा बताओ, 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो यहाँ पर संख्या क्या है, रेशियो में संख्या क्या है, तो संख्या आप देख रहे हैं, संख्या जो है रेशियो में क्या है, संख्या जो है रेशियो में 2:3 है। तो 1 बराबर, अगर 1 बराबर 8 तो 2 बराबर क्या होगा, 2 × 8। 3 बराबर क्या होगा, 3 × 8, तो 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24। तो संख्या क्या निकल के आ गई, 16 और 24। संख्या क्या निकल के आ गई दोस्तों, 16 और 24। अब कहा क्या जा रहा है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर जब आप जो है 16 और 24 को जोड़ेंगे, 16 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 40। 16 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 40 निकल के आएगा। यही संख्या क्या हुआ, यही संख्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का योग हुआ। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। इस बिंदु को, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या रेशियो में है तो वो रेशियो वाला जो एक डिजिट है वो या तो अभाज्य होगा, और अगर उसको पेयर में देखा जाएगा तो या तो वो सहभाज्य पेयर में होगा या तो एक डिजिट आपका अभाज्य होगा। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका अपना लासा होता है। कुछ और भी सवालों को देखते हैं। दो संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा 9 व लासा 270 है। 2 संख्याओं का मासा 9 व लासा 270 है। यदि उन संख्याओं का योग 99 है तो उनका अंतर क्या होगा, ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक आध 2 बार जो है एग्जाम में आपका पूछा भी गया है, तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 संख्याओं का मासा 9 व लासा 270 है। यदि उन संख्याओं का योग 99 है तो उनका अंतर क्या होगा।
सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि उन दो संख्याओं को हमें अपनी तरफ से मानना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, माना संख्या x व y है, माना संख्या x व y है। अब इसके अलावा जो भी डेटा आपका इस सवाल में दिया गया उन सारे डेटा को आप समझ के लिख लीजिए। अब जब जो है माना संख्या x व y है, मतलब कि संख्या को मैंने क्या मान रखा है, x और y, और यहाँ पर कहा गया है यदि उन संख्याओं का योग 99 है तब क्या होगा, तब योग, मतलब उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, उन दोनों संख्याओं का योग 99 है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा, अब इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है, HCF क्या दिया गया है, HCF दिया गया है 9, और LCM दिया गया है 270। ये दिया गया, ये सारा डेटा आपका दिया गया है। अब करना क्या है, अब एक फॉर्मूला होता है जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। ये फार्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं। पहली संख्या आपने क्या मान रखा है, x, तो पहली संख्या के स्थान पर x रखिए, दूसरी संख्या y है, y रखिए, इज इक्वल टू मासा का मान क्या है 9, लासा का मान क्या है 270। ये यहाँ पर ये निकल के आ गया x y। अब या एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बराबर अब 9 गुणे 270, इसका हम जो है गुणा कर देते हैं, 9 0 0, 9 7 63 की 3 कैरी 6, 9 दूनी की 18 और 6 क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर 2430। ये एक्स वाई का मान निकल के आ गया। आई थिंक इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब दोस्तों एक सूत्र होता है जिनको आप याद कर लीजिए, जो कि हर जगह पे ये सवालों पे अक्सर जो है काम आता है। एक सूत्र क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला आप जो है याद कर लीजिए, यह अक्सर जो है हर जगह पे काम आता है। अब दोस्तों करना क्या है, अब यही वाला फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इस पर सारा डेटा आपको रखना है। x माइनस वाई का मान नहीं दिया गया है, यही हमें निकालना है, क्योंकि x माइनस वाई क्या है, अंतर है, और अंतर ही हमें निकालना है। अब x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है, x प्लस वाई का मान दिया गया है 99। अब x प्लस वाई का मान दिया गया है 99, यहाँ पर 99 रख देना है। उसके बाद माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया गया दोस्तों, एक्स वाई का मान अभी यहाँ पर हमने निकाला 2430। अब यहाँ पर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बराबर क्या करें, यहाँ पर फिर से हम कर रहे हैं 99 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 99 का स्क्वायर होगा 9801। 99 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9801, और यहाँ पर माइनस 4 का अब इनसे गुणा करना है, 4 0 0, 4 तिया के 12, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 कैरी 1, 4 दूनी की 8 और 1 9। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 9801 माइनस 9720। उसके बाद फिर आगे करना क्या है, इन दोनों को जब आप
जो है घटाएंगे, इन दोनों का जो अंतर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 का 1 बचेगा, 0 का 2 8 बचेगा, 7 का 7 कट गया, यहाँ पर निकल के आएगा 81। यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 81। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ पर क्या निकल के आया दोस्तों, 81। अब यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम स्क्वायर को स्क्वायर से काट देंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 9। तो इस प्रकार जो है दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या निकल के आया, x माइनस वाई का जो अंतर है वो 9 निकल के आया। यही इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर ही पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 9 निकल के आया। आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल 24 है यदि उन संख्याओं का अंतर 2 है तो वे संख्याएं कौन सी है, वे संख्याएं कौन सी है। ये प्रश्न है, ये भी आपका पूछा गया हुआ प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल 24 है यदि उन संख्याओं का अंतर 2 है, उन संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है दोस्तों, 2 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप सभी को सबसे पहला काम करना है कि माना संख्या x व y है, माना संख्या x व y है। अब वे संख्या कौन सी होगी, अब उन संख्याओं का अंतर क्या है, 2, x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सेम इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा ही सवाल है। तो x माइनस वाई बराबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अंतर 2 दिया गया है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों फिर से वही सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब यहाँ पर पहली संख्या आपने क्या माना है, x, दूसरी संख्या आपने क्या माना है, y। मासा गुणे लासा, दोनों का गुणनफल दिया कितना गया है, 24। मतलब कि मासा और लासा को अलग तरीके से नहीं दिया गया है, दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो दोनों का गुणनफल 24 है। तो यहाँ पर क्या रख देना है, 24, या एक्स वाई इज इक्वल टू 24। अब वही सूत्र अभी जो मैंने बताया था, सूत्र क्या बताया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हर जगह पे ज़रूर काम आता है, तो इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। एक्स वाई बराबर कितना निकल के आए, एक्स वाई बराबर 24 निकल के आया। अब यही वाला फार्मूला रख देना है हमें,
x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है दोस्तों? x माइनस वाई का मान दिया गया है 2। यहाँ पर 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर। उसके बाद x प्लस वाई का मान नहीं दिया गया है, इसको हम ऐसे रख देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई का मान कितना दिया गया है? 24। तो अब 2 दूनी की 4, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 4 बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 24 का 4 में जब गुणा होगा, 24 में 4 का जब गुणा होगा तो 96 आएगा, 96 आएगा। उसके बाद फिर आगे क्या करना है? अब x प्लस वाई को ऐसे ही रख देना है, यहीं पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस 96 को हमें यहाँ पे लाना है। अब जब 96 इधर आएगा तो 4 प्लस, ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि इसके पहले माइनस है, तो 96 माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 100। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, या इस 100 को हम हटा करके इस 100 को हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट देना है, तो बचा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आया? 10। इस x प्लस वाई को हम, जो इसका मान निकला, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें x माइनस, मतलब कि दोनों संख्याओं का अंतर भी पता चल गया और दोनों संख्याओं का योग भी पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वे संख्याएं कौन सी हैं? तो दोस्तों अब उन संख्याओं को भी हम समझ लेते हैं। उन संख्याओं को हम कैसे समझेंगे देखते हैं। अब आपके सामने क्या दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1। मान लो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 10 इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का योग कर देना है। जब दोनों का योग करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और बराबर ही y से y कट जाएगा माइनस प्लस, और 10 और 2 12, 2x बराबर 12, या x बराबर 12/2, 2 से कट गया, या x बराबर 6। तो एक वैल्यू क्या है? एक वैल्यू आपका क्या है? 6 है। अब एक वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों? 6। अब दूसरी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? x माइनस वाई, एक इक्वेशन आप ले लीजिए, कोई सा भी, चाहे दूसरा चाहे पहला। x माइनस वाई मैं पहला वाला ले रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x का मान क्या है? 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y को उधर कर देना है, 2 को इधर कर देना है। जब इधर उधर हम करेंगे तो उसके सिंबल में बदलाव होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 6 माइनस, ये 2 इधर आएगा बराबर के, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 4। ये आपका संख्या होगी। एक संख्या आपकी कौन है? 6। एक संख्या आपकी कौन है? 4। ये संख्या निकल के आ जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये सवाल भी समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच
ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, ये प्रश्न है। 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दी हुई संख्या है 4 5 6, इसका एलसीएम निकालिए। तो 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम, तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 दूनी की 12, 6 त्रिक का 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 42, 48। 4 5 6 का जो एलसीएम निकलेगा दोस्तों वो 60 निकलेगा। 4 5 6 का एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई एलसीएम की। अब करना क्या है, 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो आपका 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित। तो अब इन दोनों का अंतर निकालिए। 600 माइनस 200 बराबर 400। क्या निकल के आया, 400। अब हमें संख्या निकालनी है जो पूर्णतः विभाजित हो, तो अब निकालनी कैसे होगी, तो यहाँ पर 400 को ऊपर रख दीजिए आप, 60 को यहाँ पर 60 से भाग दे दीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 40/6 आया। अब इसको आप काट दीजिए, 6 छंगे 36, 36 और 4 40/6, या 6 2 दूनी की 4, 2 3 के 6, यहाँ पर ये निकल के आया। लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा, आंसर ये होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। दोस्तों जो आंसर आएगा वो आपका होल नंबर होगा, मतलब एक जो है पूर्णांक होगा, एक जो है आपका पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर 2/3 जो है आपका पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर हमें जो है एक इंटीजर्स को लेना है, यहाँ पर 6 ही होगा जो कंप्लीट आपका 200 और 600 के बीच में संख्या है। 2/3 यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर 6 ऐसी संख्या है, 6 ऐसी संख्या है, 6 ऐसी संख्या है जो 200 और 600 के बीच में है और पूर्णतः विभाजित है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। इस 2/3 को हमें नहीं लेना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक सिर्फ 6 है। इस 6 को हमें लेना है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये प्रश्न है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है
जिसे दो गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। दोस्तों बड़ा तार्किक प्रश्न है, आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से ये प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। 12, 18 और 21 और 30 इन संख्याओं का सबसे पहले, अब यहाँ पर चूंकि न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम का मतलब छोटी सी छोटी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमें एलसीएम ही निकालना है। तो 12, 18, 21, 30 इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। दोस्तों एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई एक संख्या जो 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, वही एलसीएम है। अब यहाँ पर सवाल में कहने का मतलब क्या है कि दोगुना करने पर, इसका मतलब ये है कि जो इन संख्याओं का एलसीएम निकलेगा वो ऑलरेडी आपका दोगुना होगा, वो ऑलरेडी आपका क्या होगा, दो गुना होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दो गुना करने पर, मतलब अगर जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो इन सारी संख्याओं से वो संख्या पूर्णता विभाजित हो जाएगी। और शर्त यहाँ पर क्या है कि दो गुना करने पर पूर्णता विभाजित हो। तो इसका मतलब इन संख्याओं का जो एलसीएम निकलेगा वो ऑलरेडी दो गुना है, किसी एक संख्या का वो ऑलरेडी क्या है, वो पहले से ही दो गुना है, तभी तो वो संख्या इन सारी संख्याओं से कट रही है। इसका मतलब जब इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो पहले से ही दो गुना है, तो उसका हम आधा करेंगे तब वो जाकर के वो संख्या प्राप्त होगी। हमारी बात कहने का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। कहने का ये है, सवाल में कह के आ रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दो गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी, वो कौन सी संख्या। मतलब ये कहने का कि तात्पर्य ये है कि सबसे पहले इसका अगर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो संख्या निकलेगी वो संख्या क्या है, एलसीएम का मतलब है कि दी हुई प्रत्येक संख्या से वो पूर्णता विभाजित हो जाए। तो पूर्णता विभाजित का भी तो शर्त यहाँ पे रखा गया है, पूर्णता विभाजित तब होगी जब वो संख्या दो गुना होगी। तो इसका मतलब एलसीएम जो प्राप्त संख्या होगी वो पहले से दो गुना है। तो अब हमें वो कौन सी संख्या है इसका जवाब निकालने के लिए उस एलसीएम का आधा करना होगा, उस एलसीएम वाली संख्या का आधा करना होगा, जब जाकर के वो संख्या प्राप्त होगी। तो अब सबसे पहले 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या होगा 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम, यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 12, 18, 21 और 30। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 21 15, फिर से 2 तिया के 6, 9 21 15, फिर 3 1 3 7 5, उसके बाद फिर से 3 1 1 7 5, उसके बाद फिर से 5 1 1 7 1, उसके बाद फिर से 7 1 1 1 1। यहाँ पर 2 दूनी की 4, 4 तियाई 12, 12 तिया के 36, 36 पंचे 36, 36 गुणे 5 गुणे 7, 36 गुणे 5 गुणे 7, 5 छंग 30, 5 तियाई के 15, 15 3 18 और गुणे 7। फिर उसके बाद 7 0 0, 7 8 56, 7 1 7, 5 12, 1260। ये इन संख्याओं का एलसीएम क्या निकल के आया, 1260। यहाँ पर 12, 18, 21 और 30 का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1260। अब जरा बताओ 1260 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। ये पूर्णता विभाजित हो रही, इसका मतलब दो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ही दो गुना है। तो अब जब पहले से ही दो गुना है, ये पहले से ही ये संख्या पहले से ही दो गुना है, तब संख्या बराबर 1260 का आधा कर दीजिए, तब संख्या बराबर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 0। ये संख्या आपका
प्रश्न के हिसाब से ये संख्या आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वो जो कौन सी संख्या पूछ रहा है, ये यही वाली संख्या है जिसको हम अब 2 गुना कर देंगे। अगर जब 630 को हम 2 गुना कर देंगे तो ये निकल के आएगा, और जब ये निकल के आएगा तो बताओ इन सारी संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो ये सवाल में कहने का तात्पर्य है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। 70 मीटर लंबाई व 42 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श में टाइल्स आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 70 मीटर लंबा व 42 मीटर चौड़ा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर 70 मीटर लंबा व 42 मीटर चौड़ा जो इस टाइल्स का, उस फर्श का, उस हॉल का जो एरिया दिया गया है, एरिया 70 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा, ये उस हॉल का जो है लंबाई और चौड़ाई है। सबसे पहला काम क्या करना है, इस लंबाई और चौड़ाई का HCF निकालना है। तो 70 व 42 का HCF, सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहला काम उस लंबाई और चौड़ाई वाली संख्या का HCF निकालना है। तो 70 और 42 का HCF क्या होगा, तो ऐसी कोई कॉमन संख्या आप बताइए जो 70 को भी काट दे और 42 को। तो ये दोनों आई थिंक 14 के टेबल में आते हैं दोनों संख्या, 14 त्रिक का 42, 14 पंचे का 70। तो इसका मतलब HCF क्या होगा, कॉमन संख्या 14 होगी। ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे की बात क्या है, कम से कम कितनी वर्गाकार। अब यहाँ पर बात वर्गाकार की हो रही है, वर्गाकार की हो रही है। तो अब करना क्या है, इस जो HCF वाली संख्या है, इस HCF वाली संख्या का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वर्गाकार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये जो है, ये यहाँ पर जो 14 आया है, 70 और 42 का जो HCF निकल के आया है, ये एक उस टाइल के एक वर्ग की भुजा है। टाइल्स की एक भुजा, टाइल्स की एक भुजा है। इस टाइल्स की एक भुजा का मान है 14। अब इस भुजा का हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर भुजा क्या मान रखा गया है, भुजा का मान रखा गया 14। तो 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। अब 14 का 14 में जब गुणा होगा तो 196 आएगा। 14 में जब 14 से गुणा होगा तो 196 आएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, ये टाइल्स का एरिया, टाइल्स का एरिया निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया, टाइल्स का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर 70 और 42 है। अब 70 और 42, अब अंत में क्या पूछा गया, टाइल्स की जरूरत, कितने टाइल्स की जरूरत होगी। अब आपको करना क्या है, कितने टाइल्स की जरूरत होगी, ये 70 गुणे 42 आप ऐसे करिए और उसके बाद 196 कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 14 गुणे 14 आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको आप काट दीजिए, 14 त्रिक का 42, 14 पंचे 70, 5 तिया के 15। तो अब कितने टाइल्स की जरूरत होगी, वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी, तो यहाँ पर 15 वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। यदि उनका
मासा, मासा 12 है तो लासा क्या होगा? क्या होगा? लासा क्या होगा? ये प्रश्न है दोस्तों। अभी इसके पहले आपने देखा होगा रेशियो वाली एक सवाल हम लोगों ने अभी देखा था। उसमें क्या था? उसमें भी एक रेशियो वाली डिजिट थी, लेकिन उसमें क्या था? उसमें लासा का मान दिया गया था, मासा पूछा गया था। यहाँ पर मासा का मान दिया गया है, लासा पूछ रहा है। तो जब आपको लासा पूछे तो कैसे करना होगा अभी हम लोग सीखते हैं, और जब आपको लासा का मान दिया गया हो और मासा पूछे तो अभी हम एक क्वेश्चन के पहले, एक दो क्वेश्चन के पहले देखे थे कि उसको कैसे करना होता है। तो आप जब आपसे लासा पूछे, मासा का मान दिया गया हो, तो आपको, अगर आप पिछली वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो मासा की वैल्यू होती है, जो मासा का मान होता है, वो हमेशा एक कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि एक कॉमन संख्या होती है। कॉमन संख्या होने का मतलब है कि अगर दो संख्याओं का हम लासा और मासा निकालते हैं तो जो लासा निकलेगा और जो मासा का मान निकलेगा, मासा वाला जो मान होता है वो मान आपके लासा वाले मान में भी रहता है। लासा वाले में भी संख्या में वो संख्या छिपी रहती है, मतलब वो कॉमन होती है, लासा और मासा दोनों में होती है। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए मासा, अगर दो संख्याओं का मासा 12 है तो इसका ये तात्पर्य हुआ उन संख्याओं का अगर जब हम लासा निकालेंगे तो उसमें 12 भी आएगा, उसमें 12 भी आएगा। तो इस प्रकार किया कैसे जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले दो संख्या का मासा क्या, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? 5:6। ये 5:6 एक रेशियो में मान रखा गया है। अब मासा, इसका वास्तविक मासा क्या है? 12। तो अगर हम 12 से इस रेशियो वाली प्रत्येक संख्या में गुणा कर दें, क्योंकि ये कॉमन होती है संख्या, अगर इस संख्या का इस रेशियो वाली संख्या में गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? वो वही दो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 12 का 5 में गुणा करेंगे और 12 का 6 में गुणा करेंगे। 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छंगे 72 हो जाएगा। ये संख्या प्राप्त हुई। ये क्या है? ये दोनों संख्याएं हैं। ये दोनों क्या है दोस्तों? संख्याएं हैं। अब पूछा क्या जा रहा है? तो लासा क्या होगा? अब 60 और 72 का, 60वा 72 का एलसीएम क्या होगा? 60 और 72 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बताइए 60 और 72 का एलसीएम क्या होगा? कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जो 60 और 72 दोनों के द्वारा कट जाए, मतलब 60 और 72 दोनों के द्वारा कट जाए। तो आप बताइए 60 और 72 का एलसीएम क्या होगा? तो आप आसानी से यहाँ पर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 2 का 30 बार और यहाँ पर 72 का 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 बार। उसके बाद फिर 15 दूनी 30 और 18 दूनी की 36। उसके बाद फिर 2 15, 9 दूनी की 18, फिर उसके बाद 3 5, 3 त्रिक 9, उसके बाद फिर 3 5 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 1 1। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 3 पचे 15। यहाँ पर 24 गुणे 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360। ये क्या निकल के आ गया? ये 60 और 72 का एलसीएम निकल के आ गया। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यही इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज
डिवाइड बाई 90 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। छोटा आ गया मतलब एलसीएम निकालना है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, एलसीएम ही होता है। और अगर यहाँ पर सार्वगुणनखंड होता तो वो आपका एचसीएफ होता। तो 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड बाई 90 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 36, 54, 60 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 36, 54, 60 का एलसीएम निकाल देते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि से। 36, 54, 60, 2 18, 2 दूनी 4, 7 30, 9 27 15, 3 9, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 5 15, 3 1, 3 त्रिक 9 5, फिर उसके बाद फिर 3 1 1 5, फिर उसके बाद 5 1 1 1। ये यहाँ पर 2 दूनी की 4, 2 तिहाई की 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई की 36, 36 गुणे 3 गुणे 5, 36 गुणे 3 गुणे 5, 36 तिया का कितना होगा, 3 छंगे 18, 3 त्रिक 9 और 1 10 गुणे 5, 5 अट्ठे के 40, 5 0 0 4, 5 एकम 5, 540। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 540। तो 36, 54, 60 का एलसीएम बराबर 540। अब डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 90, डिवाइड बाई 90। तो 0 से 0 कट गया, 9 छंगे 54। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या निकल के आ गया, 6। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सारी सवालों को आज हम लोग जो है देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब दोस्तों आपका मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हर प्रकार का प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब एक भी प्रश्न का आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और एक भी प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। अगर कोई सा भी एग्जाम में प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित आएगा तो मेरा वादा है आप सब जरूर जो है सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक ख़त्म होता है पूरी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। मैथ का ही आपका रहेगा, अभी मैथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ ही अभी कंटिन्यू रहेगा। तो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर एक नई क्लास में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट।